हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम क्या होती है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्सिटी और असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एल्गोरिथम से कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। जो एल्गो होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं स्टेप्स का। मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास, अब हमको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपके सारे नोट्स हैं और मैं राइट साइड समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ, आपको डिफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स क्या होती है। लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू ए दे रखी है 10 और बी दे रखी है 20। ठीक है, और सी इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी। तो कह रहा है इसका एल्गोरिथम लिख के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और स्टेप 2 में हम ए को रीड करेंगे, बी को रीड करेंगे। स्टेप 3 में जो सी होगा उसमें स्टोर कर देंगे ए प्लस बी को। और स्टेप 4 में प्रिंट कर देंगे हम सी को। और स्टेप 5 में एंड कर देंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब क्या होता है कि एनालिसिस करनी पड़ती है एल्गोरिथम्स की, कि एल्गोरिथम कौन ज़्यादा इफेक्टिव है कौन नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, सॉल्व करने के बहुत सारे एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2, एक एल्गो है, 2 एल्गो है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 एल्गो है। अब क्या होता है कि ये जो है ये 10 घंटे ले रही है और ये 20 घंटे ले रही है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि भैया जिसमें कम टाइम लगेगा वो एल्गोरिथम हमारी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। किसी भी एल्गोरिथम को जितना स्पेस चाहिए वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और अगर किसी को जितना टाइम चाहिए उसको उतनी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये चीज़ें तो हमको पता चल गई कि कौन से एल्गोरिदम इफेक्टिव है कैसे पता करेंगे, लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए होती है वो 2 मेथड्स होते हैं। एक तो रिकर्सिव मेथड होता है और दूसरा आइटरेटिव मेथड होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रिकर्सिव, आपको सबको पता होगा कि रिकर्शन एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करता रहता है अगेन एंड अगेन। ए इज कॉलिंग इट सेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिकर्सन। एक फंक्शन है जो खुद को बार बार कॉल कर रहा है, उसको हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। एटरेटिव मेथड क्या होता है, इसमें कुछ लूपिंग का यूज करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो। लेट सपोज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एक फॉर लूप जो क्या है, वो i इज इक्वल टू 1 से टू i इज इक्वल टू n तक चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि n की कितनी वैल्यू होगी वो उतनी बार रिकर्सिव, वो उतनी बार ये लूप चलेगा, आइटरेट करेगा। ठीक है, अगर जो एल्गो लिखी है मैंने, जो एल्गो हमने लिखी है, अगर इन दोनों में से किसी को फॉलो करती है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर सकते हैं मेथड से। लेकिन अगर इन दोनों को फॉलो नहीं करती तो उस वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक कोड दे रखा है मेन के अंदर, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो ये कितनी बार आइटरेट करेगा, एक बार, क्योंकि ये ना रिकर्सिव मेथड फॉलो कर रहा है और ना आइटरेटिव मेथड फॉलो कर रहा है। तो इस ये क्या है, एक कांस्टेंट है, केवल एक बार चलेगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 1 होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक लूप है फॉर, जो कि चल रहा है i इज इक्वल टू 1 से
i इज इक्वल टू n तक। उसके अंदर एक और लूप है फॉर j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 1 तक, j इज इक्वल टू n तक। तो इसके लिए कितनी बार चल रहा है लूप? इसके लिए चल रहा है n बार और इसके लिए भी चल रहा है n बार। तो टोटल जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी हुई, टोटल कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n स्क्वायर। देख लेते हैं, ये जब i की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी, तब ये अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा और j इज इक्वल टू 1 से n तक चलता जाएगा, n तक चलता जाएगा। जब n की वैल्यू खत्म हो जाएगी तब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर से, और i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से ये लूप चलेगा। तो ये कितनी बार चलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो जो यहाँ पे k दे रखा है, k 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए चल रहा है, 3 के लिए चल रहा है, चलता जा रहा है कहाँ तक? n तक। जब i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुआ तो फिर से k 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है n तक। इसी तरह i की वैल्यू n से और ये n तक जाएगा, तो n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, हमने समझ लिया कि एल्गो क्या होती है। एल्गो को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? एल्गो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं? नोटेशंस होती हैं जिनका यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये यूज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। इसमें 3 नोटेशंस का यूज़ करते हैं। पहली जो नोटेशंस है उसको कहते हैं बिगो, नंबर 2 है ओमेगा और नंबर 3 है जो थीटा। हम पहली की बात कर लेते हैं, ओमेगा क्या होती है, बिगो क्या होती है। बिगो को हम अपर बाउंड भी कहते हैं। ये क्या निकालते हैं? रनिंग टाइम निकालते हैं, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं इनके थ्रू। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, fn, तो उसका अपर बाउंड हमने बता दिया, उसका अपर बाउंड क्या है? g1n है। तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे कि हमेशा जो g1n है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा fn के। इसको ऐसे लिखेंगे, fn is always greater than equal to big O of g1n। f of n is greater than equal to order of g1 of n। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक fn है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी 3n + 2 और इसकी दे रखी 3n। तब तो सही है, चलो ठीक है कि बराबर है। लेकिन अगर fn की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है और इसकी n है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ये गलत है। अब इसके नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, देख सकते हो कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर है fn की, तो इसने क्या करा? नॉट पॉसिबल। उसकी बिग O ऑफ n नहीं हो सकता, या फिर उसके बराबर हो या उससे बड़ा पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, ओमेगा। तो वो क्या था? अपर बाउंड था। ये क्या है? लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लोअर बाउंड। हमारे पास फिर से एक फंक्शन है fn। अब इसका हमने एक लोअर बाउंड फाइंड करा जिसको कहते हैं g2n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या होगा? fn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा ऑफ g2n, ओमेगा ऑफ g2n। ठीक है, मतलब कि जो f ऑफ n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा ऑफ g2n। अगर fn की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
2n है तो G2n की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 2 हो सकती है, n हो सकती है, बट n स्क्वायर नहीं हो सकती, या फिर इससे कम होगी या फिर इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन उस ऊपर क्या था? ऊपर उसका उल्टा था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा, इसको कहते हैं थीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक ग्राफ है, एक फंक्शन एफ एन है, इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के बीच का मिडिल G1n और G2n, इनके बीच में वैल्यू होगी, ना इससे बड़ी हो सकती है ना इससे कम हो सकती है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, G1n is greater than equal to f of fn is greater than equal to G2n। इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा मेथड होता है। तो अब हम क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमको बताओ कि n स्क्वायर और n क्यूब विच वन इज ग्रेटर। सबको पता है, अगर हम क्या करें LHS और RHS में लॉग ले लें, लॉग n स्क्वायर लॉग n क्यूब, तो ये बाहर आ जाएगा 2 log n 3 log n। हमको पता है 3 log n इज ग्रेटर देन 2 log n। n स्क्वायर लॉग n log n की पावर 10। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, लॉग n स्क्वायर लॉग n लॉग n लॉग n की पावर 10। ठीक है, अब हमको पता है log a इंटू बी होता है log a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये log n स्क्वायर प्लस log n, और ये क्या हो जाएगा log n प्लस log n की पावर 10। सही है। अब क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 log n प्लस log n, और इधर देखते हैं RHS साइड log n प्लस 10 log n। वो हमको पता है कि जो log n होता है वो ग्रेटर होता है log n से। तो इसमें 2 log n है और इसमें 1 log n है, तो ग्रेटर कौन है? ये वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है n log n और RHS है √n। अब log दोनों साइड ले लेते हैं, log n की पावर log n, और ये हो जाएगा log 2 की पावर √n। अब ये क्या हो जाता है, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log n, और ये क्या हो जाएगा √n log 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा log 2n, और ये क्या हो जाएगा √n। सही बात है, क्योंकि log 2 इज अ कांस्टेंट log 2। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर हम फिर से log ले लें log 2n log n की पावर हाफ, तो ये बाहर आ जाएगा पावर हाफ log n, इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो 2 log n। अब हमको पता है कि log n ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर कौन सा होगा? ये वाला। अभी ऊपर देखा था कि log n में log n ग्रेटर होता है, तो log n ग्रेटर हुआ, तो ये भी क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने जाना कि एल्गो क्या होती हैं। ठीक है, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एल्गो की,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब इन दोनों को फाइंड करना है, कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, नोटेशंस पढ़ा। उसमें 3 तरीके की नोटेशंस होती हैं, ओमेगा, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन। और एक चीज़ हमने और फाइंड करी कि जो हमारे पास एनालिसिस करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक रिकर्सिव मेथड से, एक आइटरेटिव मेथड से। अगर ये दोनों मेथड में कुछ दोनों फॉलो कर रही हैं तब क्या होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अगर इन दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 है। अब हम क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको कुछ फंक्शन दिए जाएंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको फाइंड करनी होगी। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, मास्टर थ्योरम, सॉरी, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, मास्टर मेथड्स, रिकर्सिव, आइटरेटिव मेथड, 3 मेथड होते हैं। तो हम उन पे बात करेंगे और फाइंड करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।